नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी इस ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फीचर्स के बारे में कि भाई कार्स के अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो वास्तव में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब आप कार खरीदने जाओगे तो आपके दिमाग में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि भाई ये फीचर्स जो है ना, ये हमारी नेसेसिटी है और ये फीचर्स जो है ना, ये सिर्फ शौक है और मिथ है, फैलाए जाते हैं उन कंपनीज के द्वारा, इन्वेंट किए जाते हैं जिनकी फीचर्स की हमें जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ इन्वेंटेड फीचर्स हैं जो कंपनी सिर्फ लालच देने के लिए, ताकि उनकी गाड़ी जो है ना वो थोड़ी सी रॉयल लगे, थोड़ी सी हटके लगे दूसरी कंपनी से, और हमें वो फीचर्स प्रदान किए जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट देकर, और वो कॉस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है अगर हम 1-1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा और ज़्यादा जोड़ देते हैं अपने बजट के अंदर। जितना हमारा बजट नहीं है उससे ज़्यादा बजट हम लेकर उन फीचर्स को खरीदते हैं जिनकी नेसेसिटी ही नहीं है भाई हमारी लाइफ के अंदर। आप कार खरीदने जाते हो और साथ में लेकर आते हो वो फीचर्स जिनकी आपकी आम जिंदगी के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। ऐसे ही फीचर्स को, ऐसे ही ओवर हाइप्ड फीचर्स को हम आज इस वीडियो में भाई डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए चलते हैं अपने पहले फीचर्स की तरफ। तो पहले फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई वो है रेन सेंसिंग वाइपर्स। अब मेरे को एक चीज बताइए कि जब हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और मान लो बरसात शुरू हो जाती है तो कितना टाइम लगता है भाई उस बटन को इधर से उधर करने के लिए। सिर्फ 5 से 6 सेकंड लगते हैं हमको वाइपर को स्टार्ट करने के लिए। उस 5-6 सेकंड के लिए भाई हम एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों दे रहे हैं? ये भी ओवरहाइप्ड फीचर है। ज्यादातर गाड़ियों में वाइपर्स के फीचर तो आते हैं, परंतु ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर है ना, वो टॉप मॉडल्स में ही आते हैं, और टॉप मॉडल्स की रेट भाई जो बेस मॉडल होती है उससे लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए ज्यादा हो जाती है। ये फीचर भी ज्यादा हमारे उपयोग में नहीं आता है। दूसरा ऐसा ही एक फीचर आता है ऑटो डिमिंग लाइट्स। जो हेडलाइट्स आती है वो रात को ऑटो डिम हो जाती है, आगे की रोशनी के अनुसार ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। भाई ये भी फीचर ज्यादा काम का नहीं है। हाँ, शौक के लिए आप खरीद सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो, परंतु भाई मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस प्रकार के फीचर वाली गाड़ी को 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर लेना मेरे लिए तो वर्थ इट नहीं लगता। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तीसरे अगर फीचर की बात करें तो आजकल हर लोग गाड़ी खरीदने से पहले जब जाते हैं ना शोरूम में, तो उनको पहले से ही पता होता है कि भाई सनरूफ है या नहीं है। अब मेरे को बताओ, जब गाड़ियों में सनरूफ नहीं आती थी आज से पहले, तब किसी ने क्या बात की थी कि ऐसी सनरूफ भी होनी चाहिए? और इस चीज की क्या नेसेसिटी है मेरे को बताइए। और आजकल तो भाई पैनोरामिक सनरूफ आने लग रही है। इलेक्ट्रॉनिक तो पुराने जमाने की बात होगी, पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आने लग गई है। और इस पैनोरामिक सनरूफ का क्या यूज है आप खुद सोचिए एक बार बैठ के। कितनी बार हम गाड़ी चलाते वक्त सनरूफ को खोलकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई बाहर का नज़ारा बहुत बढ़िया है, हम लोग उस नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। शायद साल में एक आध बार ही हम लोग बाहर जाते होंगे और उस सनरूफ को खोलते होंगे, और उसमें भी डरते हैं कि भाई कोई सामने से कुछ चीज़ टकरा नहीं जाए गाड़ी से, या गाड़ी के अंदर पानी नहीं आ जाए अगर बरसात हो रही है तो फिर इस चीज़ का क्या सेंस रह जाता है भाई? मेरे को बताइए, क्या ये सच में नेसेसिटी है आपके लिए? नहीं। अगला फीचर है भाई कूल्ड ग्लव बॉक्स। एक बात बताइए, कूल्ड ग्लव बॉक्स उसको नाम दिया गया है, परंतु क्या आपको ये बात पता है कि उसमें कूल जैसा कुछ भी नहीं होता है भाई। वो वही टेम्परेचर है जो आपकी गाड़ी का एसी मेंटेन करता है आपकी गाड़ी को ठंडा करने के लिए। तो कूल्ड ग्लव बॉक्स का होना सिर्फ इतना ही फायदा देता है कि आपने अगर कोई ठंडी चीज लाकर अंदर रख दी है ना, तो कुछ समय के लिए भाई वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रहेगी, उसको ज्यादा गर्म नहीं होने देगी। तो कूल्ड ग्लव बॉक्स भी एक ऐसा फीचर है जो नेसेसिटी नहीं है, आपकी नीड नहीं है। हमारी नीड होनी चाहिए फीचर की, वो फीचर काम के होते हैं। बाकी सारे फीचर जो है ना वो शौक रूपी होते हैं, उसकी वजह से गाड़ी को एक्स्ट्रा कॉस्ट देकर खरीदना वर्थ नहीं होता। अगला फीचर है भाई DRS यानी डे टाइम रनिंग लाइट्स, जो दिन भर चलती रहती है। जब आपकी गाड़ी चलती है तो आगे से ऑन रहती है भाई, दिखने में बहुत सुंदर लगती है, परंतु क्या इसका भी कोई उपयोग है आपके लिए? भाई इंडिया में सबसे बड़ी बात यही है कि जो चीज नहीं है ना उसको भी कार कंपनीज वाले उस कार के अंदर डाल के दे देते हैं और बोलते हैं भाई DRS में सुंदर लगती है कार। परंतु DRL का सच्चा उपयोग कहाँ है पता है? ठंडे प्रदेशों के अंदर,
जहां पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, धुंध छाई रहती है, वहां पर फॉग लाइट्स और DRS जैसे जो फीचर है ना, वो आगे से आने वाली दुर्घटना से बचा देते हैं, क्योंकि दूर से गाड़ी जो है वो DRS में दिख जाती है भाई यहाँ कोई गाड़ी आ रही है। परंतु हमारे इंडिया में भाई इसका क्या उपयोग है, मेरे को बताइए, क्या क्या नेसेसिटी है इस चीज़ की। हम लोग सिर्फ नाम सुनते हैं भाई DRS है या नहीं है गाड़ी में, सबसे पहले यही पूछा जाता है कि भाई DRS है या नहीं गाड़ी में, भाई सनरूफ है या नहीं गाड़ी में, क्या इनकी नेसेसिटी है। ये सवाल मैं बार बार आज करूंगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से, जब से मेरा चैनल बना है ना, तब से मैं यही बात कहते हुए आ रहा हूँ कि भाई क्या वास्तव में नेसेसिटी है इन फीचर्स की आपके लिए। अगला ओवर हाइप्ड फीचर है ना, वो है भाई पुश स्टार्ट बटन। अब बताइए कि आपको एक चाबी दी जाती है गाड़ी के अंदर, और मुझे गाड़ी भाई सुंदर लगती है ना, वो चाबी के साथ में ही लगती है। की के साथ में जो गाड़ी चलाने का मजा आता है ना भाई, वो बिना की की गाड़ी में कैसे मजा आ सकता है। हाथ में जब तक गाड़ी की चाबी नहीं हो तब तक क्या आनंद। आपको एक रिमोट दिया जाएगा, और ये रिमोट भी आपके लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है भाई। यूरोप में ऐसा कई बार हो चुका है कि उस पुश बटन जो स्टार्ट होता है ना, उसका जो रिमोट आता है उसको हैक किया जा सकता है। ये बात साबित करके बताई जा चुकी है, और कई बार ऐसा हुआ है कि उसको हैक करके गाड़ी चोरी की जा चुकी है। तो ये भी एक सिक्योरिटी रिस्क है भाई। पुश स्टार्ट बटन की कहाँ जरूरत पड़ेगी, मेरे को बताइए। आपको गाड़ी के अंदर बैठकर सिर्फ गाड़ी का बटन ही स्टार्ट करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो उसके लिए भी हम एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करें, ये कहाँ तक वर्थ इट है। और इसके लिए ज़्यादा कॉस्ट देना कहाँ तक आपकी नेसेसिटी बन जाती है, ज़रूरत बन जाती है। ये सिर्फ शौकिया फीचर्स हैं जिसका आपकी लाइफ में कोई भी उपयोग नहीं है। अगले फीचर के बारे में बात करेंगे, वो है रियर AC वेंट्स। आज से लगभग 5 से 10 साल पहले तक रियर AC वेंट्स नहीं आते थे, किसी भी कार में नहीं आते थे। और कार का जो कूलिंग टेम्परेचर है वो आगे वाले वेंट से बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन हो जाता है। ये सिर्फ मिथ है कि पीछे वाले जो रियर वेंट होंगे, रियर AC वेंट्स जो होंगे, उनसे ज़्यादा ठंडी होती है गाड़ी, या पीछे बैठे हुए लोगों को कंफर्टेबल फील होता है। जबकि मैं आपको बता देता हूं कि पीछे बैठे हुए लोग उल्टा अनकंफर्टेबल फील करते हैं इस रियर AC वेंट से। वो ज्यादा ठंडी कर देती है गाड़ी को। तो कई बार हम उन पीछे वाले जो वेंट्स हैं उनको बंद भी कर देते हैं, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील कराते होते हैं। गाड़ी जो पूरी है ना, वो आगे वाले AC वेंट से ही ठंडी हो जाती है। उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो आ जाता है आगे वाले AC वेंट से ही। रियर AC वेंट्स की कोई भी नेसेसिटी नहीं है कार के अंदर। फिर भी हम लोग भाई जब शोरूम में जाते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं, क्या रियर AC वेंट्स है। तो आप बताइए मुझको कि क्या ये नेसेसिटी है, या आपका सिर्फ शौक है, या मिथ है कि इससे गाड़ी ज़्यादा ठंडी होगी। ये एक फीचर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला फीचर है भाई जो ज़्यादातर लोग आफ्टर मार्केट करवाते हैं गाड़ी के अंदर, वो है एम्बियंट लाइट्स। भाई गाड़ी के अंदर जो अंधेरा होता है उसके अंदर हल्की फुल्की रोशनी सबको अच्छी लगती है, और वही अच्छापन लाने के लिए, सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, वो अच्छापन लाने के लिए आप एम्बियंट लाइट्स लगवाते हो। क्या उसका कोई उपयोग है? नहीं, उसका कोई उपयोग नहीं है भाई। आप लगभग 1000-2000 रुपए खर्च करते हो चारों तरफ वो लाइट्स लगवाने के लिए। 5-5 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए में कई लोग तो पूरी रूफ जो है वो लाइटिंग करवा देते हैं, छोटी छोटी लाइट्स लगवा लेते हैं। क्या ये वर्थ इट है आपके लिए? क्या इसकी कोई नेसेसिटी है? मेरे को एक बात बताइए, आपको कार के अंदर मकान थोड़ी बनाना है भाई। हम 24 घंटे कार में घूमते रहते हैं क्या? हमारा कार का जो रनिंग है वो कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, या फिर हफ्ते में हम 3 घंटे का, 4 घंटे का टूर कर लेते हैं। या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो डेली का 2 घंटे या 3 घंटे टूर करता होगा, तो क्या 3 घंटे के लिए वो एम्बियंट लाइट 10,000 रुपए की लगवानी क्या वर्थ इट है? नहीं है भाई। या फिर कोई कार कंपनी अगर एम्बियंट लाइट को अपने एक स्टैंडर्ड फीचर के रूप में पेश करती है कि भाई ये हमारा बहुत अच्छा फीचर है, आप इस गाड़ी को लीजिए, ये सिर्फ टॉप मॉडल में मिलेगा, और आप एम्बियंट लाइट्स लेने के लिए भाई टॉप मॉडल की तरफ जाते हो, तो ये कितना वर्थ इट है आप खुद सोचिए। ये सारे फीचर्स हो गए भाई जो मुझे लगता है, ये मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है। आप क्या सोचते हो वो आपकी थिंकिंग है। आपको क्या लगता है कि आपके फीचर्स ये सारे जरूरी हैं? क्या आपको इन फीचर्स के लिए भाई टॉप मॉडल्स की तरफ जाना चाहिए, या आपको सिर्फ कार चाहिए
जिसमें आप चलाकर अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान से जा सकें, आपकी फैमिली उसमें सेफ रहे, आपकी फैमिली उस कार में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाए, घूमे फिरे, बस इतना ही नेसेसिटी है। या आपको कार में जाने के बाद भाई ये सारे फीचर एक साथ में चाहिए और स्टार्ट में भाई गाड़ी अच्छी लगनी चाहिए। अगर शौक है तो भाई शौक से खरीदिए, अगर नहीं है तो भाई नेसेसिटी के अनुसार अपने वेरिएंट को सेलेक्ट करिए कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। क्या बेस की तरफ जाना चाहिए या बेस से एक ऊपर की तरफ जाना चाहिए या उससे ऊपर या सबसे टॉप वाले मॉडल की तरफ जाना चाहिए। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नेसेसिटी क्या चीज़ है और शौक क्या चीज़ है। अगर हम गाड़ी खरीदने चाहें तो हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए, 100% ये बात होनी चाहिए कि क्या इस कार में आने वाले फीचर मेरे लिए यूज़फुल हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे लिए ये फीचर्स यूज़फुल हैं तो 100% आपको वो कार खरीद लेनी चाहिए। और अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि भाई नहीं ये तो सिर्फ नेसेसिटी नहीं है, शौक है, तो भाई रुक जाइए, सोचिए, अपने बजट के अनुसार चलिए। बस इतनी सी बात आप लोगों को बतानी थी। पूरा वीडियो अगर आपने देखा है और आपको वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आया है तो भाई डिसलाइक बटन भी दबा देना। अगला वीडियो आने वाला है भाई उन फीचर्स के बारे में जो वास्तव में आपकी गाड़ी के लिए नेसेसिटी है। ये फीचर्स आपकी कार में होने चाहिए। अगर आपको उस वेरिएंट के अंदर ये फीचर्स मिल रहे हैं तो आपको 100% वो कार की तरफ जाना चाहिए। तो मिलेंगे हम कल उस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए भाई जय श्री राम।